हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका स्थाई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, जहां हमने गुलाम वंश को अब तक खत्म कर लिया। अब गुलाम वंश के बाद हम आगे बढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में जानकारी देखेंगे। कैसे गुलाम वंश की सत्ता समाप्त होने के बाद खिलजी वंश आया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी बलबन के बारे में, कि बलबन की मृत्यु के बाद केकुबाद और क्यूमर्स में संघर्ष रहा, और किस तरीके से आगे चलकर केकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या किसने कर दी, जलालुद्दीन खिलजी ने, और दिल्ली सल्तनत पर स्थापना करी उसने खिलजी वंश की। खिलजी वंश ऐसा वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा, जिसमें हम मेन फैक्टर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक तो नहीं था, लेकिन इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन सबसे क्रूर शासकों में गिनती किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी की होती है। हम आज जो बात करेंगे, हम मेनली खिलजी क्रांति के बारे में बात करेंगे, और मुख्य रूप से बात करेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी के कैरेक्टर के बारे में, कि जलालुद्दीन खिलजी को कैसे समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। तो अगले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी 2-3 लेक्चरों में रहेगा कंप्लीटली हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, उस समय हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में जानेंगे, उसके समय हुए विद्रोह के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, बाजार नियंत्रण पॉलिसी देखेंगे, कई सारे कार्य जो उसके द्वारा किए गए वो सब हम उसको आगे फॉलो करेंगे। तो आज हमारा जो मेनली मुख्य टॉपिक रहेगा वो किस पर रहेगा? जलाउद्दीन खिलजी पर बेस्ड रहेगा। जलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक जो गैर तुर्क से संबंधित था, लेकिन जिसने तुर्की सत्ता को समाप्त करके अपने साम्राज्य को स्थापित करा। तो आज हम बात करेंगे मेनली किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। मुख्य रूप से यहाँ किसकी बात होने वाली है? आपके जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ये टेबल अब आपको याद हो चुकी होगी, मुझे तो याद हो गई है, तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंशों ने राज करा था? 5 वंशों ने राज करा था। 320 सालों में 5 वंशों ने राज करा था, जिसमें सबसे पहले आपका गुलाम वंश 1206 से 1290। उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, बताइए? तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर उसके बाद आता है आपका सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और उसके बाद जो अंतिम रूप से आता है आपका लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। आखिरी शासक इब्राहिम लोधी। और संस्थापक अगर देखे जाए हर एक वंश का, यहाँ पर संस्थापक दिया हुआ है और अंतिम शासक दे रखा है। सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश था आपका, बताओ? तुगलक वंश था। सबसे कम समय तक किसने राज करा था? खिलजी वंश ने करा था। देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे अधिक समय तक अगर शासकों में बात करें तो कौन था? बहलोल लोधी सबसे अधिक समय तक शासक था। और सबसे कम समय तक की अगर मैं बात करूँ तो फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर्स तक। क्लियर है बात? फिर अगर मैं बात करूँ दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये अंतिम तुर्की था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। क्लियर है बात? चलते आगे। अब आज जो हम बात करने वाले खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले, तो खिलजी वंश की अगर मैं बात करूँ तो स्थापना करने वाला कौन था आपका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक। फिर बीच में कुछ एक और शासक बैठता है इब्राहिम रकनुद्दीन नाम से, वो कुछ ज़्यादा समय तक नहीं कर पाता है, मतलब राज नहीं कर पाता, उसको तो ऐसे ही बना दिया जाता है। देखेंगे वो क्या क्या एंगल था, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके फिर सत्ता इस्टेब्लिश करी अपनी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद कौन आता है? शहाबुद्दीन उमर। फिर आता है मुबारक शाह, और अंतिम शासक कौन? नासिरुद्दीन खुसरो। बाकी के बारे में आपको मेनली कुछ नहीं जानना है, यहाँ पर हमको जानना है जलालुद्दीन खिलजी, और फिर उसके बाद मेनली अलाउद्दीन खिलजी। इस वजह से ये वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते आगे। ये इनके टाइम पीरियड दे रखे, ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड याद रखना 20 साल तक शासन करा, और ये कितने साल तक था? 6 साल तक था। अब हम बात करते हैं खिलजी क्रांति। खिलजी वंश को समझने से पहले आपको समझना होगा खिलजी क्रांति के बारे में। देखो, खिलजी क्रांति को समझने से पहले सीधा सा ऐसा फंडा समझो, खिलजी क्रांति का रिवोल्यूशन। ठीक है, एक होता है क्रांति और एक होता है आंदोलन। ठीक है, क्रांति होने का मतलब होता है पूरा बदलाव आ जाए। ठीक है, क्रांति आना मतलब बदलाव आना। जैसे भारत के इतिहास में क्रांतियां नहीं देखने को आपको मिलेगी, है ना। भारत का हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व में आप पढ़ोगे इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, चीनी क्रांति। तो बड़ा बदलाव आता है, जब क्रांति होती है ना। तो ऐसे ही एक बड़ा बदलाव आया दिल्ली सल्तनत में, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रांति की संज्ञा देते हैं। इसी को हम क्या बोला गया? खिलजी क्रांति बोला है। किसने बोला है? इतिहासकार हबीब साहब ने बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हबीब साहब? ये खिलजी क्रांति है। क्यों खिलजी क्रांति है? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो गैर तुर्क से संबंधित था, और सत्ता पर सिर्फ कौन पहुंच सकते थे? तुर्क अमीर वर्ग के लोग ही पहुंच सकते थे। मतलब आज की ऐसी कंडीशन समझो आप, कि अमीर व्यक्ति या फिर पैसे वाला व्यक्ति ही टॉप लेवल की पोस्ट पर पहुंच सकता है।
एक निम्न कुल का या निम्न समाज का व्यक्ति, या फिर ये कह सकते हो कि कॉमन मैन उच्च टॉप लेवल की पोस्ट पर नहीं पहुंच सकता है। तो उस समय भी ऐसा था। तो इसी बैरियर को तोड़ा किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इसी बैरियर को समाप्त करने के कारण इसको क्या कहा गया? खिलजी क्रांति कहा गया। बड़ा बदलाव आ गया, ड्रास्टिकली चेंज कर दिया एंटायर कम्प्लेक्शन। और चेंज होने का कारण क्या था? बलबन। अब बलबन क्या करता था? बलबन अगर आपको याद हो तो उसकी जो नीति थी, रक्त एवं लौह नीति, ठीक है, प्योर ब्लड, भाई मेरे ही परिवार के लोग होना, मुझे दूसरा कोई व्यक्ति चाहिए ही नहीं। इस नीति को खत्म करने वाला कौन था? आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो क्या बोलती है आपकी खिलजी क्रांति? सत्ता पर तुर्क अमीर वर्गों का एकाधिकार की क्या होती है यहाँ पर आप जाके समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तुर्किश लोग ही बैठते थे पहले। अब श्रेष्ठ पद जाति और नस्ली आधार पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि किस आधार पर मिलेगा? योग्यता के आधार पर। आप योग्य हो तो मायने तो रखता है भाई, पद तो मिलना चाहिए फिर योग्य हो तो। बलबन का राजत्व सिद्धांत जो कि रक्त की शुद्धता व उच्च कुलीनता पर आधारित था, खिलजी काल में समाप्त हो गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बलबन की नीतियों को बिल्कुल धराशायी कर दिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्योंकि वो उस कुल से संबंधित नहीं था, अमीर वर्ग से नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने सत्ता पे अपना साम्राज्य स्थापित करा। ठीक है, खिलजी सुल्तान भी तुर्क तो थे। ठीक है, गैर तुर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुर्क नहीं थे, वो तुर्क तो थे, लेकिन वो गैर तुर्कों के प्रशासन में शामिल किया उन्होंने। देखो ये समझो इस एंगल को कि टॉप लेवल के अमीर वर्ग थे तुर्क लोग, और ये भी तुर्क तो थे, लेकिन उस टॉप लेवल पे भी नहीं थे। मतलब तुर्कों में भी कैटेगरी थी, टॉप लेवल और फिर उसके बाद उसके नीचे वाली कैटेगरी। तो खिलजी वंश के लोग उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। और उसके प्रशासन में उन्होंने क्या देखा कि भाई हमको गैर तुर्कों को भी, योग्य लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा। ऐसे आज होता है ना, अयोग्य व्यक्ति कई टॉप लेवल पर बैठा रहता है, ठीक है, जिसके पास योग्यता नहीं है और वही सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो सेम वैसे ही क्या होता है, अमीर वर्ग भी उसी समय बैठा हुआ था। तो उन्होंने क्या करा कि टॉप लेवल पे गैर तुर्कों को भर्ती करा, यही काबिलियत पहचानी सबसे पहले। ठीक है, और उन्हें को भी प्रशासन में शामिल करा। तो इतिहासकार हबीब और आरबी त्रिपाठी, दो इतिहासकार क्या बोलते हैं? इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं कि भाई ये चेंजेस क्या है? खिलजी क्रांति। चलिए अब चलते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, 1290 से लेकर 96 तक इसका शासन था। अगर देखा जाए तो केकुबाद जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, केकुबाद कौन था? याद करो, बलबन का पुत्र कौन था? बुगरा खा। और बुगरा खा का पुत्र कौन था? आपका केकुबाद था। अब केकुबाद को तो क्या होता है? लकवा लग जाता है। ठीक है, तो कुछ अमीर वर्ग क्या करते हैं? शमशुद्दीन क्यूमर्स को शासक बना देते। तो बाद में आगे चलकर केकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कौन कर देता है? आपका जलालुद्दीन खिलजी। और किसकी स्थापना करता है? खिलजी वंश की स्थापना करता है। यहां तक बात क्लियर है? तो केकुबाद जब था, केकुबाद के समय ये क्या कौन कौन से पद पर था? एक तो आरिज मुमालिक पद पर था ये। फिर उसके बाद केकुबाद ने इसको शाइस्ता खां की भी उपाधि दे रखी थी, और बरन का इसको राज्यपाल भी बना रखा था। मतलब अच्छी पोस्ट पर तो आ गया था ये, कुल मिला के खुद अच्छी पोस्ट पर तो बैठा हुआ था। ठीक है, केकुबाद के समय ये क्या था? और बताओ, समाना के उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान था, और सर जहांदर भी था। सर जहांदर का मतलब क्या होता है? शाही अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। मतलब अच्छे लेवल की पोस्ट पर था केकुबाद के समय ये। ठीक है, बाद में क्या होता है? एक कोतवाल रहता है दिल्ली का, जिसका नाम रहता है फखरुद्दीन। ये जलालुद्दीन खिलजी को आमंत्रण देता है कि आओ भाई यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और वो आता है और केकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कर देता है। ठीक है, और अपना राज्याभिषेक कहाँ करता है? किलूखरी के महल में। और इसको किसने बनवाया था? केकुबाद ने ही बनवाया था। इसको बनवाने वाला व्यक्ति कौन था? केकुबाद ही था। कुछ और नाम है, जैसे जलालुद्दीन का वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर था। एक अधिकारी नयन जैनी करके भी इसका एक अधिकारी था। और शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन था? इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम याद रखना। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय से आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, लगभग 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा अमीर खुसरो ने। तो ये उस समय क्या था? शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर था। कौन? आपका अमीर खुसरो, जलालुद्दीन खिलजी के समय। फिर बात करते हैं हम कुछ और घोषणाओं की, जिससे जलालुद्दीन खिलजी क्या बोलता था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। ये बात कहने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी कहा था कि दारुल इस्लाम में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का भी ये कहना था कि ये भारत को हम इस्लामिक राज्य नहीं बना सकते। क्लियर है? फिर इसकी जो प्रवृत्ति थी कैसी थी? उदार प्रवृत्ति का था ये, ध्यान रखना। इसने विरोधियों के प्रति कैसी नीति अपनाई? दुर्बल नीति। बलबन के जैसा नहीं, है ना। बलबन ने कैसी नीति अपनाई थी? बताओ। क्रूर नीति अपनाई थी, है ना। इसने बलबन की जैसी क्रूर नीति नहीं अपनाते हुए क्या अपनाई? बताओ। दुर्बल नीति। जैसे बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग कर इसने उदार नीति अपनाई।
मध्यकाल का पहला शासक था जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। ठीक है, मतलब शासन किसके इच्छा पर चलेगा, जनता की। लोकतंत्र लाने की कोशिश करी, एक तरीके से कह सकते हैं। वैसे था तो राजतंत्र ही, लेकिन लोकतंत्र, राजतंत्र लोकतंत्र जैसा बनाने की कोशिश करी। ठीक है, जलालुद्दीन ने अहस्तक्षेप की नीति, मतलब किसी के फटे में टांग अड़ाने वाला काम नहीं करा। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर जलालुद्दीन खिलजी का एक स्टेटमेंट है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने की कोई मेरी आदत नहीं है। मतलब ज़्यादातर लड़ाई झगड़े करने से ये अपने आप को दूरी रखता था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। चलते आगे, और क्या डिटेल है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सीदी मौला। ये ईरानी फकीर था। ठीक है, ईरानी फकीर था। तो इसने हाथी के पैरों तले किसको कुचला दिया था? इस फकीर को कुचवा दिया था। ठीक है, ये कौन था? ये गजे शंकर का शिष्य था। सीधी मौला को इन्होंने कुछ विद्रोह के कारण हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। एक विद्रोह हुआ था 1290 में। व्यक्ति कौन था? किशलू खां या फिर किशली खां। मलिक छज्जू भी नाम था इसका। 1290 में मलिक छज्जू ने विद्रोह करा था जलालुद्दीन खिलजी के समय। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, और कड़ा मानिकपुर, यहाँ पर आप समझ सकते हो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। बाद में आगे चल के विद्रोह को दबाया गया और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसको बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया था। अली गुरसाब उसके बचपन का नाम था। ठीक है, और इसने सुल्तान मगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी थी, किशलू खान, है ना। तो कुल मिला के इसके विद्रोह को दबाया गया था कड़ा मानिकपुर। फिर हम बात करते हैं रणथंभौर की घेरेबंदी 1291-92। 2 बार इसने रणथंभौर का घेरा करा था, लेकिन बाद में ये कह के उसने छोड़ दिया कि क्या बोला गया था कि वह मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है। ठीक है, मतलब आप इतना समझो, उसको कुल मिला के उसकी जो नीति थी ना, वो ये थी कि मुझे मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना है। ठीक है, मतलब फालतू के लड़ाई झगड़े नहीं करना है, इस वजह से युद्ध टालने की कोशिश करता था ज्यादातर। कौन? आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो ये उसकी एक रणनीति थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट याद रखना किसके द्वारा बोले गए? किसके द्वारा बोले गए? आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चनों के पीछे मकसद क्या रहता है? स्टेटमेंट वाले। ठीक है, आपने पढ़ा है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो ये आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कई जगह से आप एमसीक्यू लगा के चले गए और काम हो गया। यहाँ आपके टॉपिक के डिटेलिंग में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। टॉपिक का डिटेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर बाद में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसको बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को, 1292 में। और उसने क्या करा? मालवा में भिलसा की लूट की। ठीक है, भिलसा मतलब आपका विदिशा वाला क्षेत्र। तब जलालुद्दीन ने प्रसन्न होकर उसे अवध की इक्तेदारी भी की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुल मिला के अच्छा प्रदर्शन करा, और अच्छे प्रदर्शन के लिए उसको अवध की इक्तेदारी भी दे दी। मतलब बड़ा एरिया और प्रदान कर दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो चलते आगे। अब देखते हैं क्या है। मंगोल नेता, ठीक है, मंगोल नेता जिसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। उसने भारत पर आक्रमण करा था। ठीक है, ध्यान रखना 1292 में। तो अब्दुल्ला का आक्रमण किसके समय हुआ था? आपके जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था, लेकिन इसकी क्या हो जाती है? पराजित हो जाती। ठीक है, एक और व्यक्ति था। ठीक है, उलुक खा। ठीक है, ये हलाकू का पुत्र था। इसके समय भी क्या होता है? ये भी, इसने भी किसके समय आक्रमण करा था? जलालुद्दीन खिलजी के समय। लेकिन मंगोलों के प्रति भी इसने कैसी नीति अपनाई? उदारता की नीति। मंगोल आक्रमण आपको याद हो तो चंगेज खां के समय से हो रहे थे, इल्तुतमिश के समय से। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण लगातार कंटिन्यू हो रहे थे। तो मंगोल आक्रमण अभी और आपको अलाउद्दीन के समय तो और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो उदारता की, मंगोलों के प्रति किसी नीति अपनाई? उदारता की नीति अपनाई। और अपनी एक पुत्री का विवाह किससे कर दिया गया? उलुक खां से कर दिया गया। कुल मिला के वैवाहिक संबंध बना लिए गए इसमें। और वैवाहिक संबंधों के कारण उसने क्या करा? उलुक खां वगैरह ने इस्लाम ग्रहण करा, मंगोल के लोगों ने, मंगोलिया के लोगों ने। और वो फिर क्या बस गए? दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में बस गए। तो हम कह सकते हैं मुगलपुरा बस्ती, ठीक है, या मंगोलपुरा बस्ती बसाने वाला व्यक्ति कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो, मंगोल से आक्रमण कर रहे उन्हीं का अपनी बेटी दे दी और अपने एरिया में बसा दिया, घर जमाई बना लिया। क्लियर है? तो इनको क्या बोला गया? नवीन मुसलमान। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, लगभग कितने मंगोल थे? 4000 मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करा था उलुग खां के साथ। ठीक है, और इस्लाम स्वीकार करने के बाद वो कहाँ बस गए थे? दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में बस गए थे। क्लियर है इतनी बात? चलो, फिर अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन किसके समय होता? जलालुद्दीन खिलजी के समय होता। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो, अभी तक जो दिल्ली सल्तनत था, उन्होंने दक्षिण में, साउथ में आक्रमण नहीं करा था। ठीक है, जो गुलाम वंश थे वो उत्तर भारत तक ही समेटे हुए थे अपने आप को। लेकिन दक्षिण में आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और उसने आक्रमण कहाँ करा था? 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के समय। लेकिन उस समय शासनकाल किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का था। ध्यान रखना, आक्रमण किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। करने वाला व्यक्ति तो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन किसके समय? जलालुद्दीन खिलजी के समय।
ठीक है। और बाद में क्या होता है 1296 में कई सारा धन लाया था ये कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण के अभियान से आया तो इसको कई सारा धन हाथ में लगा, ठीक है। तो इसने इस धन के लिए किसको बुलाया बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को बुलाया कि आओ कड़ा मानिकपुर आओ, ठीक है। हालांकि इनने क्या करा, कड़ा मानिकपुर में ही बुला के बहाने से धोखे से क्या कर दी, चाकू मारकर किसकी हत्या कर दी, सुल्तान की हत्या कर दी, ठीक है। एक्चुअल में ये था एंगल के अलाउद्दीन खिलजी को मना करा था, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और बाद में बहुत सारा सोना, मतलब बहुत सारा उसको पैसा हाथ लगा था दक्षिण के अभियान से, तो उसको देने के लिए कड़ा मानिकपुर किसको बुलाया, जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया, और माफ़ी भी मांगी, और बस यही माफ़ी मांगी, और उसके बाद क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। आपने मूवी भी देख रखी होगी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का की विधवा मल्लिका जहां, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस एंगल को, ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पर किसकी हत्या हो गई, सुल्तान की हत्या हो गई। अब सुल्तान की हत्या के बाद क्या होता है, जो सुल्तान की विधवा रहती है मल्लिका जहां, वो क्या करती है, जल्दी से झटपट अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र, क्या नाम रहता है उसका, देखो यहाँ पर लिखा है कद्र खां को किस नाम से सुल्तान बनाती है, रकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान बनाती है। और इसका एक बड़ा बेटा भी था अरकली खां, किसकी, जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे, एक तो कद्र खां और एक और बेटा था कौन सा, जिसका नाम था अरकली खां, वो भी बाहर था। तो उसको भी वापस अपने दिल्ली में बुला लिया गया, किसने, सुल्तान जहां, मल्लिका जहां, ठीक है, इनने बुला लिया कहाँ पर, दिल्ली में। अब अलाउद्दीन खिलजी उस समय कहाँ पर था, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कड़ा में ही था, कड़ा मानिकपुर में, यहाँ पर देखो कड़ा मानिकपुर में था। इस घटनाक्रम का जैसे ही पता चला वो दिल्ली की ओर बढ़ा, और उसने मार्ग में सोने और चांदी के सोने और चांदी के टुकड़े और सिक्के बांटे, ठीक है, क्योंकि साउथ से उसको बहुत सारा धन मिला था, क्लियर इतनी बात। और जब वो दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा तो उसका विरोध, देखा कि विरोध असंभव है, तो वह अपनी माता और मलिक अहमद के साथ क्या होता है, दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। ये मलिक अहमद कौन था, अहमद चप था, आगे बात करेंगे अब इसकी। सुल्तान छोड़कर भाग जाता है, और सुल्तान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के अरकली खां समेत उसके पूरे परिवार को मार दिया। सुल्तान बनने के बाद किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा अक्टूबर 1296 में विधिपूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाया। शॉर्ट में समझो, सीधी सी बात है, क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ बुलाया, कड़ा मानिकपुर बुलाया, और वहां उसकी हत्या कर दी। उधर दिल्ली में क्या होता है, जो मल्लिका जहान रहती है वो अपने पुत्र जिसका नाम रहता है कद्र खां को रकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से क्या बना देती है, सुल्तान बना देती है। मतलब इब्राहिम रकनुद्दीन जो बन जाता है, क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और अभी अलाउद्दीन कहाँ है, कड़ा में, ठीक है। वहीं मल्लिका जहां क्या करती है, अपने बड़े पुत्र अरकली खां को भी बुला लेती है दिल्ली में। तो ये लोग वहां पर थे, और कड़ा मानिकपुर से कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है। और जब वो आता है तो रास्ते में कई लोगों को सोने चांदी के टुकड़े बांटते हुए आता है, ठीक है, क्योंकि उसको दक्षिण भारत के अभियान से काफी पैसा हाथ में लगा था। तो उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए वहां से पैसा उसने काफी हासिल करा था। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो पूरे कड़ा मानिकपुर से दिल्ली तक क्या होता है, लोगों को अपनी तरफ कर लेता है। और जब देखता है कि रुकनुद्दीन इब्राहिम कि ये तो संभव नहीं है, तो वो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, पूरे परिवार की, जलालुद्दीन खिलजी और उसके पूरे परिवार की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस तरह सत्ता पर कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है। क्लियर है ये बात। तो अलाउद्दीन खिलजी का एंगल आपको आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, ठीक है। कुछ और बातें जिसके बारे में हम जान लेते। एक तो आप ध्यान रखो, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ नामक एक विभाग बनाया था। ये अहमद चप का नाम आया था, तो ये अमीर हाजिब के पद पर था, शक्तिशाली व्यक्ति था उस समय, उनके परिवार का व्यक्ति था। अहमद चप को परिवार का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समर्थक यहाँ था ये जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो मानता था कि राज्य की जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। हाँ, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई है ना। लोकतंत्र में भरोसा रखता था, राजतंत्र का तो था ही, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा रखता था। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जलालुद्दीन खिलजी का एंगल, कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे सत्ता एस्टैब्लिश करी और कैसे वो सत्ता पर बैठा। अगले लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखता है कौन से लोगों का विद्रोह हुआ, खिलजी क्रांति क्या थी, और अलाउद्दीन खिलजी कैसे सत्ता पर बैठा। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया कि वो कैसे सत्ता पर बैठा। इस लेक्चर के आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये QR है, आप इसको स्कैन करके आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, जिस भी चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हो, इंस्टा वगैरह। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कैसे उसकी नीतियाँ रही और कैसे उसको हम क्रूर सुल्तान कहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है UGC की भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
जय हिंद।